हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन प्लानेट चैनल पर। जैसे कि आप जानते हैं हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में भी हमने इलेक्ट्रिसिटी का जो टॉपिक है हमारा वो उठा रखा है। और जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था वो पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये जो विभव अंतर होता है ये हमने पूरा अच्छी तरह से पढ़ लिया था। ये किस तरह से हम एक अननोन जगह से यानी इन्फिनिटी से एक किसी भी पार्टिकल को चार्ज पार्टिकल को उठाकर लाए थे और किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया था, इसके अंदर इन्फिनिटी से यहाँ से बहुत दूर है कोई पार्टिकल, इन्फिनिटी से यहाँ से कोई पार्टिकल हम इसके अंदर लाए थे और इसके अंदर से इसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो कार्य करवाया था उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट के बीच की जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है हमने एक सेल के माध्यम से पढ़ने की कोशिश की थी। एक सेल बनाया था हमने छोटा सा ऐसे, ये सेल था। ठीक है, ये उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल था और ये नेगेटिव टर्मिनल था। यहाँ से एक बल्ब को हमने क्या किया था, इसके अंदर ऐड किया था, यानी इसको जोड़ा था। बल्ब था, यहाँ पे क्या है, सारे सारे इस तार के अंदर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज है। अब ये यहाँ पे भी कौन सा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर चार्ज कौन सा, नेगेटिव। और आपको पता है जो नेगेटिव चार्ज होता है वो एक नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, रिपेल करता है, जिसके कारण क्या है, अब इनकी जो मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट आपको पता होगा कहाँ होगी, यहाँ पे इस साइड। यानी अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ऐसी होती है और लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो कन्वेंशनल करंट होता है उसकी जो चाल होती है वो ऐसे होती है। यानी अगर हम जो भी करंट थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, ठीक है, उसके अंदर पॉजिटिव कहाँ से, जहाँ जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जो सेल का पॉजिटिव टर्मिनल होता है, उसे फर्दर आगे क्या जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जाती है और नेगेटिव से फिर से वापस आ जाती है। लेकिन रियल में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है वो मूव करता है। इसके मूव करने से क्या है, यहाँ पर सारे चार्ज इकट्ठे हो जाते हैं। इसके बाद अंदर से जाके फिर वो प्रोसेस चालू हो जाता है। इसकी जो चाल होती है वो क्या होती है, वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है इलेक्ट्रॉन के अंदर। और जो वैसे हम अगर हर रोज अपने रोजमर्रा के काम में या हमने जो एज्यूम कर रखा है वो कन्वेंशनल करंट को क्या मान रखा है कि जो हमारी बैटरी होती है उसका जो पॉजिटिव सिरा होता है उससे क्या जाती है, करंट जाती है। यानी इससे करंट जाएगी और यहाँ पे इसको ये क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा। और हमने क्या मान रखा है, यहाँ पे यहाँ पे एक बल्ब है और बल्ब को हमने से जोड़ दिया। तो यहाँ से जो करंट है वो यहाँ से बहेगा, यानी आई की जो स्पीड है, जो आई की जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे। और जो रियल में होता है, ठीक है, वो जो नेगेटिव करंट है, नेगेटिव चार्ज है, वो यहाँ से जाके यहाँ पे आ जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है, इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो ऐसे, यानी यहाँ से यहाँ। लेकिन जो पॉजिटिव करंट है वो उस डायरेक्शन यहाँ से यहाँ। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देखी। आज हम देखते हैं इसके अंदर जो, उससे पहले हमने जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल के अंदर जो पोटेंशियल को मापता है वो कौन सा होता है, वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर। और इससे पहले हमने जो करंट को मापने की कोशिश की थी, करंट को मापने की कोशिश की थी किससे, एम मीटर से। एम मीटर के अंदर आपको बताया शायद, तो वो वहां पे नहीं बता पाए थे। ठीक है, जो एम मीटर होता है उसके अंदर आपको एक इमेज तो दिखाएगी कि हाँ इस तरह का कोई एम मीटर होता है। ठीक है, तो उस एम मीटर में जो कनेक्शन हम करते हैं वो सीरीज में करते हैं। सीरीज में क्या करते हैं, हम कनेक्शन करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हमारे पास है वोल्ट मीटर। ठीक है, जैसा आप इमेज में अभी देख रहे हो, वोल्ट मीटर भी क्या है वैसा ही है। ठीक है, तो इसके अंदर जो कनेक्शन हम करते हैं वो होता है पैरेलल में। पैरेलल के अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर कनेक्शन करते हैं। ये उसके अंदर कितनी पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमको बता देता है। जैसे मान लो चलो हमारे पास कोई एक बैटरी है, ये बैटरी है हमारे पास, एक उसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये उसका नेगेटिव टर्मिनल है। अब यहाँ पर क्या होती है की होती है, यानी कुंजी। अगर इसको हम जैसे ये यहाँ पर ये क्या है, अब मैंने एक बिंदी बना रखी है, उसका मतलब है ये अब चालू है। अगर ये नहीं होती तो उसका मतलब क्या था, अब ये चालू नहीं है। तो इसके कनेक्शन को पूरा कर लेते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या डाल दिया है, हमने एक रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया।
ठीक है, वो बाद में देखेंगे हम रेजिस्टेंस को कैसे ऐड करते हैं, कैसे हटाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक बल्ब है। ठीक है, बल्ब है, और फिर इसको यहाँ से यहाँ पे मिला दिया। अब क्या है, एक हमने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को यहाँ से मिला दिया, गैल्वेनोमीटर सॉरी वोल्टमीटर को हमने यहाँ पे मिला दिया। अब क्या है, इस हिस्से से और इस हिस्से के बीच में कितना जो वोल्ट है, करंट वो बह रहा है, तो वो कौन करता है, वोल्टमीटर बनाता है। ठीक है, और वोल्टमीटर को किसमें जोड़ा जाता है, हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि वोल्टमीटर में जो वोल्टमीटर का जो कनेक्शन होता है वो कैसे किया जाता है, तो कैसे किया जाता है, पैरेलल किया जाता है। वो करंट को मापने के लिए एमीटर है, और एमीटर को हम किसमें मापते हैं, हमेशा जो लगाते हैं उसको किसमें लगाते हैं, सीरीज के अंदर लगा देते हैं। तो सीरीज के अंदर कनेक्शन किसका होता है, एमीटर का, और वोल्टमीटर का जो होता है वो पैरेलल में होता है। आपको वोल्टेज बता दें क्या होती है, वोल्टेज क्या बताया था, वर्क डन किया है किस पे, चार्ज के ऊपर। ठीक है, वर्क डन अपॉन चार्ज इज नोन एज वोल्टमीटर, यानी वोल्टेज। अब जो वोल्टेज है इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो वोल्टेज डिफरेंस होता है W अपॉन Q। W का मतलब है वर्क डन, और Q का मतलब होता है चार्ज। ठीक है, अगर मैं 1 वोल्ट को डिफाइन करूं तो 1 वोल्ट किसके बराबर होगा, यहाँ से जो 1 वोल्ट है वो किसके बराबर होगा, 1 जूल वर्क किया है। ठीक है, किस पर, एक चार्ज, ठीक, एक चार्ज पर, जिसको हम क्या मानेंगे, 1 वोल्ट, इसको हम बताएंगे। ठीक है, तो वोल्टेज किसके बराबर होती है, W अपॉन Q, हमने ये कर लिया। अगर हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करने की सोचे, ठीक है, अगर हम एक क्वेश्चन यहाँ से करें फर्दर आगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का। अगर कोई हमें मान चलो हमने क्या दिया है, यहाँ पे क्या हमारा इंफिनिटी है, और ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ से एक तो आया है यहाँ पर, और यहीं से एक चार्ज पार्टिकल आया है यहाँ। तो अब इन दोनों के बीच का क्या निकालना, हमको वोल्टेज निकालनी है, वोल्टेज डिफरेंस निकालना है। अगर मान के चलो कि इसका आपको पता है V बराबर होता है W अपॉन Q। मान चलो हमारे पास जो चार्ज है उसकी वैल्यू है 2 कूलम। ठीक है, 2 कूलम। और जो हमारे पास वर्क डन किया है वो हमारे पास मान के चलो एक W1 है हमारे पास 18, और W2 मान लो हमारे पास है 16। हाँ, 16 मान लेते हैं। ठीक है, W 16 जूल, और ये 16 जूल है, ये 18 जूल। अब बेसिकली हमको पता है, फॉर्मूले का आसानी से पता है कि जो V होता है वो V1, यहाँ पे 2 है ना, तो चार्ज करेंगे, चार्ज तो वही है, जो ये चार्ज था उसका जो मान है वो तो सेम ही रहने वाला है। तो V बराबर होता है W अपॉन Q, यहाँ पे W1 आ जाएगा। अगर V2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, W2 अपॉन Q। अब V1 की वैल्यू क्या निकालेंगे हम, W1, W का जो फर्स्ट वन है वो कितना है 18, लेकिन जो Q की वैल्यू वो कितनी है 2। अगर इसको हम इससे नेगलेक्ट करते हैं तो 9, ठीक है, 9 वोल्ट, और यहाँ पे क्या है 16 अपॉन 2, अगर काटते तो 8 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ तो कितना है 9 वोल्ट, और यहाँ पे कितना है 8 वोल्ट। अब यहाँ पे क्या निकालना, हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, बड़े वाले में क्या बता देंगे छोटे वाले। तो 9 - 8 यानी 1 वोल्ट का क्या रहेगा इसमें डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों के बीच में जो भी वोल्टेज डिफरेंस है वो कितने वोल्ट का है, 1 वोल्ट का। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आता होगा कि ऐसी चल रही है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हमने क्या पढ़ लिया था, जो वोल्ट मीटर है वो पढ़ लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है। ठीक, गैल्वेनोमीटर, ठीक, कई बार देखा होगा आपने, वो 3-4 चीजें रहते हैं। एक तो होता है एमीटर, ये हमने पढ़ लिया है। उसके बाद वोल्टमीटर, ये क्या होता है, ये भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। उसके बाद हम देखते हैं आज गैल्वेनोमीटर क्या करता है। गैल्वेनोमीटर बेसिकली किसकी तरह होता है, एमीटर की तरह होता है, करंट मापता है।
करंट कैसे मापता है, इसके अंदर भी आप जैसे इमेज में देख रहे हो, इसके अंदर मिली एम्पियर MA लिखा होता है, मिली एम्पियर। जो ये करंट वो मापता है, इसमें मापता है मिली एम्पियर के अंदर मापता है। और इसको भी किसमें कनेक्ट करते हैं, सीरीज के अंदर कनेक्ट करते हैं। लेकिन इसके अंदर मेन चीज आपने देखा होगा कि एक जैसे ऐसा बॉक्स बनाया इसके अंदर, ठीक है, अगर वैसे देखें तो हम, और एक ऐसी आकृति मिलेगी, ठीक है, यहाँ पे ये बीच में बिल्कुल बीचों बीच होगा इसकी एक वायर जो भी है, ठीक, यहाँ पे एक, यहाँ पे दूसरा, ठीक है। अब ये करेक्शन है, मान लीजिए हमने किसी भी बैटरी से इसका कर दिया कनेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या दो चीजें हम एज्यूम करते हैं या मान के चलते हैं, आप हर कोई इसको अलग ही बताता है, ठीक है। अगर हमने इस हिस्से को किससे मापा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। जहां पे हमने पॉजिटिव को जोड़ा है वहां पर पॉजिटिव है, तो ये यहाँ इस साइड का करंट बताएगा। ये जैसे ये है, इस साइड हो जाएगी जहां पे पॉजिटिव था, जहां पे भी हमने पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ा है, जिससे इस एंड को अगर हम पॉजिटिव से जोड़ते तो इस तरफ का करंट बताता है। अब हमने किसको जोड़ा है, इस वाले हिस्से को किससे जोड़ा, पॉजिटिव से जोड़ा, तो इसका करंट बताएगा, यानी कि इसकी वैल्यू बताएगा यहाँ पे है या यहाँ पे। अगर इसको अपोजिट कर देते हैं, थोड़ा सा मान लीजिए ये है हमारे पास नेगेटिव, और इसको मान लेते हैं हम यहाँ से पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या बताएगा, अब यहाँ करंट बताएगा, ठीक है, और करंट किसमें बताएगा, मिली एम्पियर में बताएगा, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर ये डिफरेंस है कि गैल्वेनोमीटर में क्या मापते हैं, हम करंट मापते हैं, जैसे हम एमीटर में मापते हैं, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा करंट, बड़े वाला करंट माप, यहाँ पे क्या है छोटे वाला करंट माप देते हैं, मिली एम्पियर में माप देते हैं। लेकिन उसके अंदर तो क्या है, सीधा वो एक ही मूवमेंट होती है, लेकिन इसके अंदर डबल मूवमेंट है। अगर पॉजिटिव हिस्सा हमने जिस साइड जोड़ा है तो उस साइड का क्या बताएगा, ये करंट बताएगा गैल्वेनोमीटर, ठीक। उसके बाद क्या है हमारे पास, इसी के अंदर है ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ। अब ये ओम्स लॉ ने क्या कहा था, ठीक है। अगर हम देखते हैं कि अगर हम किसी भी सर्किट के अंदर वोल्टेज बढ़ाते हैं तो उसको उसके साथ ही क्या है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट भी बढ़ जाता है। अगर हमने 1 वोल्ट की बैटरी ली है तो उसके अंदर 1 एम्पियर ही क्या जाएगा, करंट जाएगा। अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं, फर्दर करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 एम्पियर। अगर यहाँ पे हम 3 वोल्ट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 3 एम्पियर। तो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि जो वोल्टेज होती है किसी भी सर्किट के अंदर, अगर हम मान लो किसी सर्किट के अंदर बैटरी वगैरह को जोड़ते हैं और वो जितने वोल्ट की है उतना ही वोल्ट का जो करंट है उसके अंदर से क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। जैसे उतनी ही क्षमता वाला करंट है उसके अंदर से फ्लो हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, जो हमारे पास वोल्टेज होती है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये हमको कौन बताता है, ओम्स लॉ बताता है, ठीक है। ओम्स लॉ ने क्या कहा था, जो V होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, I के, ठीक। अगर V को बढ़ाएंगे तो I की वैल्यू भी बढ़ेगी। अगर I की वैल्यू, ये दोनों आपस में एक दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट है। अब एक चीज बढ़ेगी तो इसका मतलब प्रोपोर्शनल का मतलब है दूसरी चीज भी साथ ही साथ बढ़ रही है। अब जो फिजिक्स है उसके अंदर क्या है, जो प्रोपोर्शनलिटी का जो निशान है, जो साइन है, उसको हटाने के लिए हम किसी न किसी कांस्टेंट से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अब वो कांस्टेंट क्या मान लेते चलते हैं, हम R मान लेते हैं। R का मतलब होता है रेजिस्टेंस। R क्या मतलब है, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस को कैसे डिनोट करेंगे हम, रेजिस्टेंस को कैसे मानेंगे, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, ठीक है। अगर मान लीजिए चलो हमारे पास क्या है, ये एक चीज है, अब यहाँ से क्या गया, करंट पास हुआ, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पास हुए, ठीक है। आगे मान लो चलो कोई रुकावट थी, ठीक है। अब जैसे ही इसने क्या किया, फोर्स लगाया, तो पीछे से कंटिन्यूसली क्या आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब ये रुकावट है, रेजिस्टेंस। हम मान के चलते हैं कि कोई ना कोई राह में क्या आ जाती है, इसके रुकावट आ जाती है, ठीक है, जिसके कारण ये स्लो प्रोसेस नहीं होता, थोड़ा सा स्लो चलने लग जाता है। अभी जैसे जैसे आगे जाएगा, ठीक है, अब इसके साथ बहुत सारे क्या है, इसके अंदर रुकावटें हैं, तो इन सभी रुकावटों को ये इसे टकराया, थोड़े से पीछे भेज दिया, लेकिन पीछे से कंटिन्यूसली क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, क्योंकि ये किसी न किसी बैटरी से क्या है, कनेक्ट है। तो जिसके कारण क्या है, ये बार बार में क्या आ रहे हैं यहाँ पर
इलेक्ट्रॉन वगैरह आ रहे हैं, इसी कारण ये आगे फर्दर कहीं पे वापस अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि थोड़ा सा लेट पहुंचा करंट, तो लेट पहुंचने का कारण क्या है, यहाँ पे कोई ना कोई के अंदर जो मेटल होती है उसके अंदर अलग अलग तरह के एटम होते हैं, वो किसका काम करते हैं, रेजिस्टेंस का काम करते हैं। ठीक है, वही क्या है हमारे पास रुकावट है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध के बारे में अच्छी तरह जानते, इसका साइन देखा होगा आपने कैसे, ठीक है, कुछ इस तरह का साइन देखा होगा आपने। ये होता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अंदर क्या होता है आपको, जो V होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके I के, जितना हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे उतना ही क्या है करंट भी बढ़ेगा। तो इसको कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। और रेजिस्टेंस की जो क्या होती है, SI यूनिट होती है, वो होती है ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम। ओम साइंटिस्ट, ओम नामक वैज्ञानिक ने इसको क्या किया था, खोजा था। ठीक है, तो ये इस तरह का जो साइन होता है इसका ये होता है ओम। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, अब ये प्रॉपर्टी देखते हैं हम कि ओम है या नहीं है। हमको जो रेजिस्टेंस है वो कहाँ से मिलता है, किस तरह से मिलता है, क्या इस इक्वेशन से रेजिस्टेंस मिला है, V = IR। यहाँ से अगर हम R की वैल्यू निकालें तो R क्या बता रहा है हमको, V/I, यानी ये इन दोनों के बीच में क्या बता रहा है, रेशियो को बता रहा है बस। ठीक है, अगर हम 2V कर देंगे तो 2I करना पड़ेगा। ठीक है, इनके बीच में फिर 1 का रेशियो हो जाएगा। अगर 3 वोल्ट है तो नीचे कितना आएगा, 3I आएगा, तो 1 रेशियो बता रहा है। तो यहाँ से इसकी प्रॉपर डेफिनेशन निकल के नहीं आती है। ठीक है, और रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रुकावट होता है। तो रुकावट के कारण इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये वाला जो फॉर्मूला है वो नहीं दे पाता। जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस वो कुछ फैक्टर्स पे काम करता है, वो अलग अलग तरह के फैक्टर्स होते हैं, वो 3 या 4 फैक्टर्स होते हैं। उनके अंदर सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो क्या होता है, लेंथ ऑफ वायर। नंबर 2 जो दूसरा फैक्टर काम करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। थर्ड है टेम्परेचर। ठीक है, और फोर्थ है क्वालिटी ऑफ सब्सटेंस। 4 फैक्टर पे क्या करता है, ओम्स लॉ काम करता है। अब हमें पता है कि जो लेंथ होती है, अगर हम जितनी बड़ी लेंथ करते हैं वायर की, ठीक है, उतना ही ज्यादा क्या होता है उसके अंदर रेजिस्टेंस होता है। वो भी देखेंगे क्यों होता है, थोड़ा सा एग्जांपल समझेंगे। ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर जितना बड़ा क्रॉस सेक्शन होगा, कि जितना ज्यादा उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, उस एरिया का मतलब ये नहीं पूरे का पूरा हमको क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना, ये कितना मोटाई है बस वो निकालना हमको, वो क्या होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। टेम्परेचर का वो फर्दर यूज होता है। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर कौन डिपेंड करता है, टेम्परेचर का भी क्या होता है इसके अंदर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्वालिटी ऑफ सब्सटेंस, यानी सब्सटेंस के अंदर क्या है, हम सब्सटेंस का मतलब है कि जो मेटल है वो मेटल कैसी है, चांदी है, सोना है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, इस तरह का तार है, या किसी और कैटेगरी का जो लोहे का तार है वो किस तरह से है, वो उसके फर्दर आगे उस पर भी डिपेंड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, देखते हैं हम लेंथ ऑफ वायर। अब जितनी बड़ी लेंथ होगी तार की, उतना ही क्या होगा उसके अंदर रेजिस्टेंस होगा। एक मान के चलते हैं, एक इतनी बड़ी गली है, ये इतनी बड़ी गली है। ठीक है, जितनी ज्यादा बड़ी गली होगी, ठीक है, या कहीं आप मार्केट की लगा लो, या कहीं मेले वगैरह में जा रहे हो, बड़ी सी कोई क्या है सड़क है, तो उस पर क्या है बहुत सारे क्या होंगे, ऑब्स्टेकल होंगे, तो हमें बहुत सारे। ठीक है, ये सारे क्या है, ऑब्स्टेकल है, ये सारे ऑब्स्टेकल है, बिल्कुल बहुत सारे। अब मान लीजिए आपके पास क्या है, आपके पास इलेक्ट्रॉन है, और वो आप इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हो, बार-बार में एक जगह से दूसरी जगह पे भेजने की कोशिश कर रहे हो, यानी इन इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे आना है। तो जितनी भी लंबी क्या है, जितनी भी लंबी गली है, उसके अंदर जो पीपल है या ऑब्स्टेकल है बहुत सारे हैं। तो ये क्या है, इसके कोई ना कोई किसी में टकरा के क्या है, बहुत लेट पहुंचेंगे यहाँ पे। यानी प्रतिरोध यानी रुकावट यानी रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा। रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होने के कारण जो करंट है
वो बहुत ही रुकावटों से पार करके फिर पहुंचेगा, यानी उसको बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, और जो करंट की वैल्यू वो बहुत कम हो जाएगी। अब लेंथ ऑफ वायर यानी लेंथ ज़्यादा है तो आर की वैल्यू भी क्या है, ज़्यादा होगी, यानी रेजिस्टेंस भी क्या होगा उसका ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ से हमने अच्छी तरह से इसको देखने का थोड़ा सा मतलब कोशिश की है। अगर मान लीजिए चलो क्रॉस सेक्शन के ऊपर देख लेते हैं, क्रॉस सेक्शन। अब क्रॉस सेक्शन अगर ज़्यादा है किसी भी वायर का, अगर क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, क्रॉस सेक्शन का मतलब है अगर मोटी तार है तो उसके अंदर से क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत इजीली से पास हो सकती है, उसके अंदर जो क्या होते हैं रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। उसको कैसे देखेंगे, मान लो चलो यही घड़ी है, अगर मैं इसको थोड़ी क्या कर देता हूँ, बड़ी कर देता हूँ, चौड़ी कर देता हूँ, चौड़ी होगी ना बड़ी से, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है इजीली से पास हो जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर आपको ऑब्स्टेकल कहीं कहीं नहीं है, क्योंकि जितनी ज़्यादा बड़ी चौड़ी सड़क होगी उतना ही क्या है आपको इजी से रास्ता मिल जाता है। तो इलेक्ट्रॉन को भी क्या है इजी से रास्ता उसके अंदर से मिल जाता है, तो जिसके कारण क्या है जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या लगता है कम, यानी जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस क्या होगा उसका कम होगा, ठीक है। उसके अंदर तीसरा जो फैक्टर काम करता है वो टेम्परेचर का करता है, ठीक है। अब टेम्परेचर का क्या है, मान के चलो कि हमारे पास कोई वायर है, ठीक, ये हमारे पास कोई वायर है, इसके अंदर क्या है और कोई आइटम भी बैठे हैं। अब माने चलो ऐसी स्टेट है कि अब ये कुछ भी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, ऐसे टेम्परेचर पे है। अब इलेक्ट्रॉन जब इनके अंदर से पास हुए तो वो बिना किसी रुकावट के पास हो गए। जैसे ही मान चलो हमने इस तार का क्या बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, अब इन एटम के अंदर इन जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके अंदर क्या होगी वाइब्रेशन उत्पन्न हो जाती है। वाइब्रेशन होने के कारण क्या है ये फिर से सेविंग करने लग जाएंगे, सेकिंग होने लगेगी, और सेकिंग आने के कारण क्या है जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या है फिर से बाधा उत्पन्न हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है अगर टेम्परेचर को हम क्या करते हैं बढ़ाते हैं तो आर भी क्या हो जाती है बढ़ जाती है। लेकिन हमारे यहाँ पर एक इतना इसका ज़्यादा रोल है नहीं है, ऊपर जो बड़े लेवल है उसमें आ जाता है, लेकिन हम उसको भी थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। हमने तीन चीजें पढ़ ली, लेंथ ऑफ वायर, जितना लंबा तार होगा आपको पता है जितनी लंबी कड़ी होगी उसके अंदर भीड़ ज्यादा होगी, ठीक है, लेकिन संकरी होगी जिसके कारण क्या है इसके अंदर क्या जाते हैं ऑब्स्टेकल ज्यादा आ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन अच्छी तरह से पास नहीं हो पाते। उसके बाद क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी बड़ी चौड़ी वाली गली है, बिल्कुल बड़ी चौड़ी सड़क है, आपको जाना है गाड़ी वगैरह लेके, तो आप इजीली से उसके अंदर से क्या हो जाते हो निकल जाते हो बिना किसी रुकावट के। यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन है अगर हमको गुजारने हैं, ठीक है, अगर वो हमारे पास मोटी तार है, जितनी मोटी तार होगी उतनी इजीली से क्या गुजर जाएंगे उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन गुजर जाएंगे, लेकिन जितनी लंबी तार है उसके अंदर क्या है रुकावट पैदा होगी। उसके बाद थर्ड पर हमने जो टेम्परेचर है, एक ऐसी स्थिति होती है कि मान लीजिए जब उसमें जो उसके एटम है वो शांत अवस्था में बैठे बिल्कुल और इलेक्ट्रॉन अच्छी तरह से क्या हो रहे हैं पास हो रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन अच्छी तरह से पास हो रहे हैं उसके अंदर से, तो अगर हम उसके नीचे कोई भी चीज जैसे आग लगा दें या मतलब उसको फायर वगैरह से करके थोड़ा सा गर्म कर दें तो उसके एटम्स में क्या हो जाता है हलचल उत्पन्न होती है, क्योंकि मेटल ही है, मेटल में उसके एटम ऊपर नीचे स्विंग करने लगेंगे, सेकिंग करने लगेंगे, जिसके कारण क्या है फिर से पैदा करेंगे रुकावट पैदा करेंगे। अब रुकावट पैदा होगी तो फिर प्रतिरोध भी ज्यादा हो जाएगा, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो आर जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ जाता है। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, ठीक है, यानी जो सब्सटेंस है हमारे पास लिया हमने जो सब्सटेंस है उसकी जो रेजिस्टिविटी क्या है। अब एक वर्ड आया यहाँ पे रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी को हम किससे मापते हैं रो से, इसको रो बोलते हैं रो, ठीक है, रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी क्या है, होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग कैपेसिटी है, होल्डिंग कैपेसिटी यानी रेजिस्टेंस की क्षमता को बताता है, यानी कोई पदार्थ किस तरह से कितनी ताकत लगाएगा किसी इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, होती है रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी को देखते हैं फॉर्मूले के हिसाब से देखते हैं, हमने क्या पढ़ा था ओम्स लॉ इसके रेजिस्टेंस के वाले फॉर्मूले में कि जो रेजिस्टेंस होता है रेजिस्टेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके लेंथ के, ठीक। अगर हम किसी तार की लेंथ को क्या करते हैं बढ़ा देंगे तो उसके अंदर रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। और यहाँ से हमको पता है क्रॉस सेक्शन एरिया, जितना मोटा तार होगा उतना ही कम क्या होगा उसका रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ से हमको आर को अगर कंबाइन रूप में लेंगे तो L अपॉन एल, छोटा एल ले लेते हैं, ठीक, L अपॉन ए हो जाएगा। अब आपको थोड़ी देर पहले बताया था जब हमने क्या पढ़ा था V इक्वल टू आई आर पढ़ा था,
विद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे बताया था, आई की। अब इसको हटाने के लिए हमने क्या किया था, आर से इसकी मल्टीप्लाई की थी और आर क्या था, कांस्टेंट था। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो है रेजिस्टिविटी, ठीक है, आर बराबर है रेजिस्टिविटी रो एल अपॉन ए, ठीक है। तो ये क्या है, रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब इस रेजिस्टिविटी को हम कैसे निकालेंगे, अगर यहाँ पे आर ऐसा कैसा, रो को ऐसा कैसा रखें तो एल यहाँ से आर तो यहाँ पे ए चला जाएगा और एल चला जाएगा। अगर हम इसकी यूनिट देखें तो क्या हो जाएगा कि रो की यूनिट आर का तो होता है ओम, एरिया को मापते हैं मीटर स्क्वायर और लेंथ होगी मीटर, यानी 1 मीटर से 1 मीटर कट जाए तो रो किसके बराबर था, ओम मीटर, ओम मीटर। तो जो रेजिस्टिविटी होती है उसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई का मतलब, एसआई यूनिट का मतलब पूरे विषयों में मान्य है, ठीक है। तो एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, ओम मीटर, ठीक है, बात क्लियर होगी। और रेजिस्टिविटी का मतलब है होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कितना रेजिस्टेंस वो क्या कर सकती है, रोक सकती है, उसको बोलते हैं हम रेजिस्टिविटी, ठीक है। और आपको पता होगा इसी के अंदर एक चीज आती है रियोस्टेट, रियोस्टेट, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस बोला जाता है। अब ये होता क्या है, आपके घर में कमरे के अंदर क्या होगा, एक रेगुलेटर होता है, जिससे क्या है, अगर पंखे को तेज करना होता है पंखा तेज हो जाता है, ठीक है। अगर पंखे को मंदा करना होता है यानी धीमा करना होता है तो वो धीमा भी हो जाता है, तो वो उसको बोलते हैं रियोस्टेट, ठीक है। आप जैसे इमेज में देख रहे हो इसकी जो कुछ सिलेंड्रिकल शेप बनी हुई है ये वाली, ठीक है, इसके ऊपर क्या है कि कुछ इस तरह से लगा हुआ है। अब यहाँ पर क्या है, एक चीज है इसको पकड़ने के लिए होल्डिंग कैपेसिटी, जैसे आप इमेज में देख रहे हो ना वैसा ही कुछ है, ठीक है। अब यहाँ से एक तार है, यहाँ से एक स्विच है, ठीक, अलग अलग 3-4 जगह से स्विच है। अब यहाँ और यहाँ, जैसे ही हमने क्या किया, यहाँ पे है, अब एक यहाँ पे, अब करंट इसमें से पास होगा और ये जो सिलेंडर है इसके जो छोटी बहुत सी, मतलब ये तार है छोटी बिल्कुल बहुत ही महीन तार है इसके अंदर, ये सारे अब ये क्लिप के माध्यम से इससे जुड़े हुआ है, ये यहाँ से करंट पास हो जाता है। अब यहाँ से हमने क्या किया, करंट को पास कर दिया और यहाँ से करंट को निकाल दिया। अब ये जो हिस्सा है वो किसी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और ये वाला जो हिस्सा है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, रियोस्टेट क्या करता है, मान ले चलो अगर ये यहाँ पे है, जैसे हमने क्या कर लिया, इसके अंदर से भी गुजारी, अब ये होती यहाँ पे चली गई, अब ये यहाँ पे इन तारों के माध्यम से जाके अभी यहाँ से निकल के यहाँ पे चली गई, ठीक है। जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो लेंथ होती है वायर की, अगर वो ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे जो ये मूवर है इसको हम क्या कर सकते हैं, आगे पीछे मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे मान लो ये बहुत ही यहाँ बिल्कुल पास में इसके ये तारों के तरह जॉइंट है। अब यहाँ से तारों में क्या, तारों में करंट गया और करंट के पास होता हुआ यहाँ, यानी यहाँ पे तारों की जो लेंथ है वो क्या है, छोटी है, छोटी है, यानी कहने का मतलब क्या है, छोटी सी गली है। अब उसके अंदर से क्या है, करंट इजीली से पास हो सकता है। अब अगर यही गली क्या हो जाए, बड़ी हो जाए, तो इसके अंदर क्या है, बहुत सारे ऑब्स्टेकल थे, अगर उनको पार करके जाना पड़ेगा तो जो करंट की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, आपको थोड़ी देर पहले बताया था। अब क्या है, इसको स्लाइडर को हम अगर मान के चलो मैं यहाँ पे ले आता हूँ, अभी स्लाइडर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक। अब यहाँ से करंट गया था, अब इसके अंदर करंट जाते हैं, यहाँ पे करंट आते हैं, अब ये इतने वाले एरिया को क्या करके जाएगा, पार करके जाएगा। और बहुत सारी बड़ी बड़ी छोटी छोटी बहुत ही महीन सी तार होती है इसके अंदर, जो लिपटी होती है, बहुत ही टाइटली लिपटी होती है तार, ठीक। अब यहाँ से करंट जब जाएगा तो अब देखो, पहले यहाँ से यहाँ तक जा रहा था, पहले तो इतने एरिया के अंदर ही जा रहा था,
अब इतने एरिया के अंदर करंट गया तो बिल्कुल यहाँ से पास हो गया, सीधा सीधा वापिस आ जाएगा। अब जो इसका एरिया है, जो लेंथ है कार की, अब वो क्या हो गई, बढ़ गई। अब यहाँ से पूरे पूरे एरिया को कवर करके क्या करना पड़ेगा, इसको जाना पड़ेगा। और जितनी बड़ी क्या हो जाती है तार हो जाती है, उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या है, अब यहाँ पर जितनी करंट जाती है अब वो बहुत ही कम हो जाती है, जिसके कारण जो करंट है वो धीमा पहुंचता है, जिसके कारण हम एडजस्ट कर लेते हैं हमारे रेगुलेटर को कि पंखा क्या है, तेज चल रहा है या धीमा चल रहा है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि क्या है कि अगर हम जितना बिल्कुल पास होंगे इस क्रॉस सेक्शन एरिया के बिल्कुल पास होंगे, यानी तार के अंदर से विद्युत गई और बिल्कुल पास होगी, तो हमारा जो पंखा है वो तेज चलेगा। अगर जैसे ही स्लाइडर से हमने उसको घुमाया वैसे ऊपर तक ले गए तो यहाँ से आता होता, मान चलो यहाँ पे वो न्यूट्रल पे था, एक पे था, ठीक है, और यहाँ है मान चलो यहाँ पे 4 है, सॉरी यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे फुल 4, बिल्कुल फुल पे रखा हमने वो जो रेगुलेटर हमारा, ठीक। अब 4 पे है तो 4 पे तो क्या है, अब डिस्टेंस तो क्या होगी, यहाँ से बिल्कुल कम हो गया, जिसे कम होने के कारण क्या है, करंट इजीली से पास होगा और अच्छी तरह से क्या है, हमारे जो पंखे वगैरह है, जो भी चीज़ हमारे घर में चल रही है, एसी वगैरह है, जो भी हमने पंखा वगैरह चलाया है, तो उसके अंदर इजीली से क्या चला जाएगा, करंट चला जाएगा और बहुत ही आसानी से वो जो तेज चलेगा। जैसे हमने 2 3 1 पे किया वैसे घुमाते हैं ना, 2 पे उल्टा, ठीक है। अगर 1 पे लाते तो डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ से बढ़ जाएगी। अब डिस्टेंस बढ़ेगी तो क्या है, जो करंट भी है वो स्लो पहुंचेगा, क्योंकि वहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, जिसके कारण क्या है, अब जो पंखा हमारा वो क्या चलेगा, धीमा चलेगा। धीमा चलने का कारण आपको ये पता लगेगा कि वो सारा क्या है, रियोस्टेट होता है, और रियोस्टेट के अंदर होता है वेरिएबल करंट, वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल का मतलब होता है बदलने वाला करंट, बदलने वाला रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब क्या, आपको पता लग गया कि ये जो करंट है, जो रेजिस्टेंस है वो बदलता रहेगा, कभी ज़्यादा हो जाएगा कभी कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस के कारण ये क्या है, हमारे जो कोई भी अप्लायंसेस होते हैं घर में वो मंदे या तेज चलते हैं, ठीक। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, जय हिंद।